ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स चरों की अगर हम बात करें तो इसमें वेरिएबल्स होते हैं P प्रेशर, V आयतन, T टेम्परेचर, U इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, म्यू मोल होता है। अगला टॉपिक है तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। साम्य यानी इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। साम्य या इक्विलिब्रियम हुआ संतुलन। जैसे आप तराजू ले लीजिए, तो जब दोनों तरफ कुछ ना रखा हो, सीधा हाथ में लिए रहे, तो संतुलन में बोला जाता है। अगर एक तरफ कोई सामान रख दें तो ऊपर नीचे होता है, वो असंतुलन की स्थिति है। अब साम्य यानी संतुलन यांत्रिकी में क्या होता है? यांत्रिकी में होता है कि नेट बाह्य बल और बल आघूर्ण जीरो माना जाता है। यांत्रिकी में संतुलन का तात्पर्य होता है कि नेट बाह्य बल और बल आघूर्ण शून्य माना जाता है, जबकि थर्मल साम्य में क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी में कोई निकाय यानी सिस्टम साम्य अवस्था में तब कहलाता है जब उसको प्रदर्शित करने वाले स्थूल चर जैसे दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान का परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। जैसे P, V, T ये समय के साथ अगर नहीं बदलते तो ये साम्य अवस्था में कहे जाएंगे। ये साम्य अवस्था जो है निकाय के चारों ओर के परिवेश तथा दीवार की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे इसमें कोई गैस भरी है और ये अचालक दीवार क्या है? अचालक है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म सिस्टम। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जो A में गैसें हैं और जो B में है, ये दोनों अलग अलग बर्तन हो गए, इनमें भरी गई हैं। A में जो पहले में है उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इसी तरह से P2 है, V2 है। तो ये अपने संभावित युग्मों के साथ संतुलन में होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। लेकिन अगर इस दीवार में यहां पर हम एक चालक दीवार लगा दें तो तापमान उच्च से निम्न की ओर गतिमान होगा। ऊष्मा एक उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगी और ऐसे समय में दोनों में साम्यता की स्थिति बाद में स्थापित होगी और यह उच्च ताप से निम्न ताप वाला प्रवाह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि दोनों निकाय एक दूसरे के साम्यावस्था में नहीं आ जाते हैं। ऊष्मागतिकी में शून्यांकी का नियम, ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम यह कहता है कि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगी। मतलब कि अगर दो निकाय हैं A और B और एक तीसरा C निकाय है जो A C से तापीय साम्य में है, B C से तापीय साम्य में है, तो A B भी तापीय साम्य में होंगे। यही शून्यांकी का नियम है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सिस्टम हो गया A, दूसरा सिस्टम हो गया B। A C से तापीय साम्य में है और B C से तापीय साम्य में है, तो A और B
तापीय साम्य होगा। यदि हम रुद्धोष्म दीवार ले लें यानी अचालक दीवार ले लें और ये एक दूसरे के तापीय साम्य हैं, बी और सी भी तापीय साम्य हैं, तो ए और बी भी तापीय साम्य में होगा। यही शून्यांकी का नियम कहलाता है। अगली हेडिंग है ताप की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं है। सामान्य से उदाहरण देखिए, जब हमको आपको बुखार होता है तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है। जब थर्मामीटर मुंह में लगाया जाता है तो पहले जो उसमें टेम्परेचर रहता है हम उसको ठंडे पानी से 0 कर लेते हैं। फिर जब बॉडी में रखा जाता है तो चूंकि उसमें पारा होता है, पारा सुचालक होता है, तो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और हम उसका आकलन कर लेते हैं। तो टेम्परेचर यानी ताप ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य है अथवा नहीं। यानी कि टेम्परेचर वह विशेष गुण है जो वस्तु की तापीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर ए बी निकाय में हम देखें तो टी ए बराबर है टी सी के और टी बी बराबर है टी सी के, तो तापीय साम्य सिद्धांत के अनुसार टी ए बराबर होगा टी बी के। देखिए टी ए बराबर टी सी और टी बी बराबर टी सी, तो टी ए बराबर होगा टी सी के। अब आगे के टॉपिक हैं ऊष्मा, कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा। वास्तव में ऊर्जा का स्वरूप ही ऊष्मा है, ऊर्जा का स्वरूप ही कार्य है। ऊष्मा और ऊर्जा ये एक ही है। ऊष्मा और कार्य इनमें तुल्यता संबंध हमने देखा है। वह तुल्यता संबंध जैसे Q बराबर, जिसे ऊष्मा से प्रदर्शित करते हैं कैलोरी से, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल और वर्क बराबर यहां क्या हो गया, इनमें तुल्यता W बराबर 4.18 Q के, जहां ये तुल्यता संबंध हमने ऊष्मा और कार्य में प्राप्त किया है। ऊष्मा तथा कार्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। अब दोनों में मूल अंतर क्या है कि जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। जबकि पिंडों के तापांतर पर ऊर्जा स्थानांतरण जब निर्भर नहीं करता तब उनके बीच स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। कैसे? जैसे ए, मान लीजिए सूरज है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, T2 है। बी हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी सूर्य से ऊष्मा ग्रहण कर रही है, ऊर्जा ग्रहण कर रही है, ये ऊष्मा है। लेकिन अगर हम हाथ को रगड़ करके ऊष्मा यानी हीट यानी टेम्परेचर अगर प्राप्त कर रहे हैं तो ये हमारा कार्य है, ये कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। जैसे लोहे की राड को अगर हम गर्म करके ताप दे रहे हैं तो वो ऊष्मा है, और अगर हम उसको हथौड़े से पीट कर उसमें थोड़ा सा ताप बढ़ता है तो यह कार्य कहलाएगा। जब ऊष्मा किसी निकाय से उसके परिवेश को दी जाती है, मान लीजिए ये सिस्टम है, ये निकाय है,
इससे परिवेश को जाती है तो ऊष्मा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, माइनस के रूप में। और अगर जब निकाय द्वारा ली जाती है परिवेश से तो ये धनात्मक बोली जाती है। ये ऊष्मा कैसी बोली जाती है? धनात्मक चिन्ह के साथ प्रयुक्त की जाती है। अर्थात जब सिस्टम से परिवेश में जाती है, ये ध्यान रखिए, ऊष्मा सिस्टम से परिवेश में जाती है तो ऋणात्मक होती है। जैसे यहां बॉडी से अगर बाहर निकलेगी तो वो ऋणात्मक होगी ऊष्मा, और अगर बाहर से ली जाती है तो वो धनात्मक होगी। अगर हम सूर्य से ले रहे हैं तो वो धनात्मक है। ऊष्मा का हमेशा यही ध्यान रखिए, सिस्टम से परिवेश में जा रही है तो वो निगेटिव कह जाएगी, और अगर परिवेश से, इन्वायरमेंट से वो सिस्टम में जा रही है, निकाय में जा रही है, तो वो ऊष्मा पॉजिटिव कही जाएगी। एक बात पुनः देखिए, जब ऊर्जा तापांतर पर डिपेंड करती है तो वो ऊष्मा होती है, और जब ऊर्जा तापांतर पर डिपेंडेंसी नहीं होती तो वो कार्य होती है। जब डायरेक्ट बिना किसी उस सीधे सीधे दे दी जाती है, जैसे बॉडी का हमने उदाहरण लिया था, तो यहां हमको सीधा ऊर्जा, तो ये ऊर्जा कौन सी है? ऊष्मा। और जहां तापांतर को महत्व न दे करके बल्कि कार्य वहां किया जाता है तो वहां पर वह कार्य के रूप में है। फिर तुल्यता का हमने देखा, फिर हमने चिन्ह की बात की। चिन्ह की बात विशेष ध्यान देने योग्य है। अगर सिस्टम से परिवेश में जा रही है तो निगेटिव ऊष्मा मानी जाएगी, और अगर इन्वायरमेंट से सिस्टम में जा रही है तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी। अब हम देखते हैं कार्य। कार्य जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। तो यहां ऊष्मागतिकी में कार्य से क्या तात्पर्य है, यहां क्या उपयोग है, इसके बारे में हम समझते हैं। कार्य को समझने के लिए एक चलनशील पिस्टन लगा सिलेंडर लेते हैं जिसमें गैस भरी है, और इस सिलेंडर पर कुछ बाट रखे हुए हैं जिसका पिस्टन का क्रॉस सेक्शन ए है। गैस जो भरी है उसमें प्रेशर पी है, और सिलेंडर की तली जो है, नीचे का भाग, वो ऊष्मा चालक पदार्थ से बनी है, अर्थात कि वहां से ऊष्मा अंदर जा सकती है और बाहर जा सकती है। अब हम पिस्टन से यदि एक बाट उठा लें तो क्या होगा? गैस फैलेगी, पिस्टन के विरुद्ध कार्य करेगी, पिस्टन विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर फैलेगी, गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाएगा। अब चूंकि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन मान लीजिए ds है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स क्या होगा? फोर्स देखिए, क्रॉस सेक्शन ए है, प्रेशर P है, और ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दाब बराबर क्या होता है? P बराबर F अपॉन A। तो यह क्या हो जाएगा? F हो जाएगा P इंटू ए। P बराबर F अपॉन A, या F बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू ए, जहां A क्या है? A हमारा है, A क्या है? पिस्टन का क्रॉस सेक्शन। अब कार्य क्या हो जाएगा? कार्य मान लीजिए dw क्या है? बल गुणे विस्थापन, यानी कि कार्य बराबर हो जाएगा F यानी P इंटू ए इंटू ds के। अब यहां देखिए,
एफ की जगह आ गया P इंटू ए, और ए इंटू डी एस क्या है, ए इंटू डी एस हमारा गैस के आयतन में वृद्धि है, गैस के आयतन में वृद्धि है, और ये हो जाएगा हमारा P इंटू डी वी के, यानी वॉल्यूम में हमारी जो वृद्धि है वो हो जाएगी। अर्थात dw बराबर P इंटू डी के। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डिफरेंस इन वॉल्यूम। अब अगर प्रारंभिक आयतन V1 है, अंतिम आयतन V2 है, तो निकाय अथवा गैस द्वारा किए गए कुल कार्य की गणना हम कर सकते हैं, जहां की समाकलनविद से जो किया जा सकता है, इंटीग्रल dw बराबर V1 टू V2 PdV, तो यहां वैल्यू रखने पर पूरे कार्य को निकाला जा सकता है। अर्थात dw बराबर V1 टू V2 PdV, P इंटू V2 माइनस V1, तो पूरे कार्य को हम यहां पर निकाल सकते हैं। ग्राफ में अगर हम देखें तो रेखा AB के नीचे V1 और V2 के बीच छायांकित क्षेत्रफल के द्वारा कार्य निकाला जा सकता है। और कर्व में क्या होगा कि हम इंटीग्रल के द्वारा V1 से V2 आयतन, यानी यह पूरा एरिया हम निकाल करके कार्य को निकाल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी सिस्टम में या यदि किसी प्रक्रम में, प्रोसेस में, किसी सिस्टम में निकाय का आयतन बढ़ता है, यदि किसी प्रोसेस में सिस्टम का आयतन बढ़ता है तो कार्य निकाय द्वारा किया जाता है। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, और इसे धनात्मक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? धनात्मक माना जाता है। और अगर आयतन घटता है तो कार्य निकाय पर किया जाता है, सिस्टम पर किया जाता है, इसे ऋणात्मक माना जाता है। अब देखिए, अगर सिस्टम में यानी निकाय में आयतन बढ़ता है तो कार्य निकाय द्वारा किया जाएगा और वो कार्य धनात्मक होगा। और अगर आयतन घटता है, सिस्टम का आयतन घटता है, निकाय का आयतन घटता है, तो कार्य निकाय पर किया जाता है और यह ऋणात्मक लिया जाएगा। यह कैसा होगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। अब देखिए, निकाय द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में किया गया कार्य निकाय द्वारा अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं, जैसे कोई प्रक्रम है, कोई सिस्टम है, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है या निकाय पर कार्य किया जा रहा है, तो किए गए कार्य का मान न केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, बल्कि उस पथ पर भी निर्भर करता है जिसके द्वारा वह प्रोसेस किया जाता है। समझ रहे हैं? अगर किसी प्रोसेस में निकाय द्वारा I से F तक जाया जाता है तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ICF है, दूसरा IAF है। तो दोनों में किए गए कार्य में अंतर होगा। पहले रास्ते में किया गया कार्य जो होगा ये एरिया होगी, और सेकंड में किया गया ये पूरे की एरिया होगी। तो सेकंड वाला बड़ा होगा छोटे से, इसलिए यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि निकाय द्वारा एक अवस्था में दूसरी अवस्था में जाने में किया गया कार्य निकाय द्वारा अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है। इस पथ से जाने में कार्य अधिक होगा और इस पथ से जाने में कार्य कम होगा, इसलिए कार्य पथ पर निर्भर करता है। ये हम लोग समझ सकते हैं। अब अगला है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय मतलब क्या हुआ? चक्र, साइक्लिक।
जैसे साइकिल का पहिया चक्र बोला जाता है। प्रक्रम यानी प्रोसेस, तो चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य, हम इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें हम कार्य निकालने के लिए पथ की निर्भरता का सिद्धांत यहां अप्लाई करेंगे और यहां किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इस एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी कि किसी चक्रीय प्रक्रम में प्रोसेस में किया गया कार्य वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या होगा, वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात यदि कोई सिस्टम यानी निकाय दाब तथा आयतन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, अर्थात चक्री जिसे बोला जाता है, चक्री प्रक्रम में आ जाए, जहां से चले विभिन्न परिस्थितियों से होते हुए पुनः उसी स्थान पर लौट आए, तब दाब आयतन वक्र यानी प्रेशर और वॉल्यूम वक्र जो होगा वो एक बंद वक्र होगा, यानी क्लोज्ड कर्व होगा। इस दशा में निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य अथवा निकाय पर किया गया नेट कार्य वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहां जो विशेष बात है कि दाब आयतन वक्र का जो ट्रेसिंग है अगर क्लॉकवाइज है तो नेट कार्य निकाय द्वारा किया जाएगा। यहां देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये तो यहां कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है और यहां एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहां पर नेट कार्य निकाय पर किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि ट्रेसिंग में, वक्र बनाने में अगर दिशा क्लॉकवाइज होती है, अगर दिशा क्लॉकवाइज होती है तो कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो कार्य निकाय पर किया जा रहा है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा कभी कभी कहा नहीं जाता है इंटरनल पावर। तो जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, भाई कोई भी पदार्थ है असंख्य अणुओं से बना है और इनमें जो छोटे छोटे कण हैं इनकी अपनी इन आंतरिक ऊर्जा होती है, इन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इन्हीं ऊर्जाओं का योग, स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग इनकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। इसे निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं और इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि वह अवस्था किस तरीके से पाई गई या कैसे पाई गई। तो आंतरिक ऊर्जा जो होती है वह निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। इसलिए यह देखा जा सकता है कि किसी ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा U, इंटरनल एनर्जी, निकाय की अवस्था का एक अभिलाक्षणिक गुण है। कैसा है? अभिलाक्षणिक गुण है। चाहे वह अवस्था कैसे भी प्राप्त की जाए, U जो कैपिटल U है एक अद्वितीय फलन है, यूनिक है, यह केवल अवस्था पर ही निर्भर करता है। अब जैसे एक ऊष्मागतिक निकाय है, सिस्टम है, उसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर हम वस्तु को ट्रांसफर करते हैं। जैसे सिस्टम को एक पोजीशन से दूसरे तक ले जाते हैं किसी भी प्रोसेस के द्वारा, 1 2 3 4 किसी भी तरीके से हम ले जाते हैं, तो उसके इस परिवर्तन में, इस अवस्था परिवर्तन में निकाय द्वारा ली गई अगर ऊष्मा पहले द्वारा Q1 है, दूसरे द्वारा Q2 है, तीसरे द्वारा Q3 है, और हर सिस्टम में अलग अलग कार्य हुआ है W1 W2,
तो इसमें जो Q1 माइनस W1 होगा वह बराबर होगा Q2 माइनस W2 के, Q3 माइनस W3 के और Q2 माइनस W4 के। देखिए सभी डिफरेंसेस जो है इक्वल होंगे, तो यह स्पष्ट है कि किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विभिन्न प्रक्रमों द्वारा ले जाने में यद्यपि स्थानांतरित ऊष्मा Q तथा किया गया कार्य W भिन्न भिन्न है, परंतु इनका अंतर सभी प्रोसेसेस के लिए, सभी प्रक्रमों के लिए एक ही है। अतः किसी निकाय की दो निश्चित अवस्थाओं के लिए Q माइनस W यानी निश्चित अवस्था के लिए, किन्हीं दो निश्चित अवस्था के लिए Q माइनस W केवल उन अवस्थाओं पर निर्भर करता है जो हमारा